हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। और बोर्ड के प्रैक्टिकल्स भी आ रहे हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लिए हमने सोचा है कि इस टॉपिक को आपको रिवाइज करा दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा वेटेज है एग्जाम में और फ्यूचर के लिए भी बहुत फायदेमंद ही चैप्टर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है? कैश फ्लो, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? जब हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहली बात तो एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट क्या शो करता है? ये स्टेटमेंट शो करता है जो कैश की पोजीशन है, यानी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो एक बिजनेस में पूरे साल भर की बात कर रहे हैं अगर, तो यानी पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है एक बिजनेस में, उसको डिनोट करता है, यानी इसको दिखाता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बात करते हैं जब कैश का आना और जाना, यानी बिजनेस के अंदर कैश का आना और जाना, यानी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, तो ये वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू इनफ्लो आउटफ्लो होता है। भाई, बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं जिसके थ्रू कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। तो इन सारी एक्टिविटीज को शो करने के लिए, और हर जितने भी कैश के इनफ्लो आउटफ्लो हो रहे हैं, ये वेरियस एक्टिविटीज में जो हो रहे हैं, इनको अलग से यानी बकायदा उनको प्रेजेंट करने का तरीका आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा। और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की इतनी ज़्यादा वैल्यू है कि इसके लिए एक अलग से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट किया गया, दैट इज़ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो स्पेशली बनाया गया है किसके लिए? कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस एंटिटी जो कि लिस्टेड है, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, यानी कोई भी बच के भाग नहीं सकता। ठीक, मैंने आपको बताया ना कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये इनफ्लो आउटफ्लो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। ठीक, अब जब बात कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तीन एक्टिविटीज में क्लासिफाई किया गया। पहली एक्टिविटी आपकी है ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। सेकेंड एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, और थर्ड एक्टिविटी है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अब ये तीन एक्टिविटी में इसलिए क्योंकि देखो, बिजनेस में जो कैश का फ्लो होता है वो मेनली तीन एक्टिविटीज में होता है। एक ऑपरेटिंग, यानी बिजनेस ऑपरेट करते वक्त। दूसरा इन्वेस्टिंग, आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक, और थर्ड आपका फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंस का अरेंजमेंट करते वक्त। ये तीन ही कैटेगरी है जहां पे आपका कैश का मैक्सिमम, इन तीन कैटेगरी में ही मेनली कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। ठीक, तो हम चलते हैं एक ही कैटेगरी की बात करते हैं। आज सबसे पहले मैंने चुना है आज एक कैटेगरी, दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी को समझने में। ठीक, हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चों को इन्वेस्टिंग में भी होती है, लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, ऑपरेटिंग की जब बात करते हैं तो यानी ऑपरेटिंग का मतलब यानी बिजनेस ऑपरेट करते वक्त। ठीक, जो इंटरप्राइज को ऑपरेट करते वक्त जितने भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम यहाँ पे शो करते हैं, और उसको पता करते हैं कितना एक्चुअली में इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है नेट इस एक्टिविटी के थ्रू। ठीक है, मेरे ख्याल सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज बढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन। अब किसी भी बिजनेस का मेन ऑपरेशन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो बिजनेस क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का है, या कह सकते हो फाइनेंसिंग या अदर फाइनेंस। अगर फाइनेंस का बिजनेस है तो उसके लिए तो ऑपरेशन अलग हो जाएगा। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा? सेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक, सेल्स परचेज ये सब क्या है? ऑपरेशन का पार्ट है। वहीं अगर हम बात करें फाइनेंस कंपनी का, तो वहां पे तो अलग चीज हो जाता है, वहां पे फंड का आना, फंड का जाना। ठीक, वो ऑपरेशन का पार्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है। हम ये कहते हैं हर बिजनेस की अपनी अपनी एक्टिविटीज होती है, उस एक्टिविटी के हिसाब से उसका ऑपरेशन तय होता है कि क्या क्या कैसे वो ऑपरेट कर रहा है, क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक, अच्छा, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जहां तक ये चीज़ें मेरे ख्याल सबको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है, अब देखिए यहीं पे ऑपरेशन की जब बात कर रहे हैं तो पहले हम ऑपरेशन से, ये है आपका फॉर्मेट। ठीक, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग का फॉर्मेट अभी लेके आया हूं। मैं फुल फ्लैश कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि अभी आप फुल फ्लैश कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ने जा रहे। अभी मैं आपको तीनों एक्टिविटी बताऊंगा कैसे बनती है। तीनों एक्टिविटी को बताने के बाद ही मैं तय करूंगा कि इसके बाद में लास्ट में फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाऊंगा। ठीक है, तो पहले इन तीनों एक्टिविटी की बात कर ली जाए।
तो पहले हम एक एक करके सारी एक्टिविटी बात करेंगे। तो पहली एक्टिविटी जो आपके लिए है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाने से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपको निकालना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का रीजन क्या है? कि ऑब्वियस सी बात है, वो प्रॉफिट जो टैक्स के पहले था उस प्रॉफिट को हमको क्या करना पड़ेगा? पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद उस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए पहले एक वर्किंग नोट बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, क्योंकि इस वर्किंग नोट के थ्रू ही आप प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हो। वो वर्किंग नोट है ये आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, पहले इसको देखना है। अगर बैलेंस शीट आप देख रहे हैं तो बैलेंस शीट के अंदर आपको नेट प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस का ही डिफरेंस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस से डिफरेंस निकालना पड़ेगा। बैलेंस शीट आपको दी होगी दोनों साल की, दोनों साल की बैलेंस शीट का बैलेंसेस दिया होगा। तो अगर प्रॉफिट दिया है तब तो ठीक है, आप करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट करके निकाल लेंगे। अगर आपको नहीं दिया है प्रॉफिट का बैलेंस, तो अगर आपको रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, कोई भी रिजर्व, जनरल रिजर्व या किसी भी तरह का रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है, तो उस रिजर्व में भी आपको यही सेम चीज लगाना है, करंट ईयर रिजर्व माइनस प्रीवियस ईयर रिजर्व। ये आपको पूरा निकाल के जो भी आएगा वो प्रॉफिट आपको यहाँ रखना होगा। ये प्रॉफिट आपका टैक्स के बाद का होगा। तो इसमें कुछ चीजें आपको जोड़नी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी। क्या क्या चीजें? पहले तो ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी आपको पहले तो वो प्रॉफिट का पोर्शन जो आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया, रिजर्व में ट्रांसफर करने की वजह से क्या कोई प्रॉफिट का एक्सपेंडिचर तो हुआ नहीं। रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? आपने एक कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक आदमी अपनी एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में रख लेता है। ठीक, तो इसको कोई क्या कहते हैं? खर्चा हो गया? नहीं, खर्चा तो नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब आपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अपने रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट का एक्सपेंडिचर हुआ, यानी प्रॉफिट खर्च हुआ है, नहीं। आप वापस क्या करोगे? इस चीज को ऐड बैक करोगे अपने प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए। सेकंड चीज है प्रपोज डिविडेंड। व्हाट इज प्रपोज डिविडेंड? डिविडेंड जो कंपनी डिक्लेयर करती है शेयर होल्डर्स के लिए। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। अब डिविडेंड जो कंपनी देने के लिए, यानी जो कंपनी देना चाह रही है शेयर होल्डरों को, वो कहां से देगी? प्रॉफिट में से देगी। अब अगर प्रॉफिट में से वो पोर्शन डिविडेंड के नाम से गया है, तो क्या ये ऑपरेटिंग का पार्ट है? नहीं, डिविडेंड देना ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं। मैंने कहा ना, ऑपरेटिंग का मतलब बिजनेस ऑपरेट करते वक्त जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए, यानी जो भी कैश का आना और कैश का जाना इन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन। डिविडेंड देना ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। ठीक, डिविडेंड आप कब देते हो? जब आप फाइनेंस अरेंज किए हो, तभी तो आप डिविडेंड देते हो। तो डिविडेंड कभी भी ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का पार्ट है। ठीक, तो इसको ऐड बैक किया। फिर सेकंड, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब वो डिविडेंड जो कंपनी मिड ऑफ द ईयर, यानी तुरंत डिक्लेयर करके तुरंत पे कर देती है, तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक, अब इंटरिम डिविडेंड भी आपका ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, इसको भी ऐड बैक करते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमको चाहिए करेक्ट प्रॉफिट। ठीक, वो प्रॉफिट जो एक्चुअली में हमारे हैंड में आया है, बिना ये अदर देन ऑपरेशन खर्चों के अलावा। ऑपरेटिंग यानी ऑपरेट करते वक्त जो एक्सपेंसेस में उनकी बात नहीं कर रहा, उनके अलावा जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको वापस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको कहते हैं एक्सपेंसेस आइटम्स को, इनको ऐड बैक करके जो करेक्ट प्रॉफिट आएगा उसको हमको यहाँ पे शो करना है। ठीक, थर्ड थिंग आपका यहाँ पे, फोर्थ थिंग है आपका यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स। आप जो गुल्लक, प्रोविजन कह सकते हो एक तरह से, मैं कहता हूं शॉर्टकट में, गुल्लक बनाया जाता है जो फ्यूचर की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो टैक्स के लिए जो गुल्लक आपने बनाया, ठीक है ना, वो गुल्लक भी तो आपने अपने पास ही रखा हुआ है। क्या एक्चुअली में पे तो नहीं किया आपने, अभी तो वो गुल्लक क्रिएट किया है। तो इससे भी क्या कर रहा है आपने? प्रॉफिट को जबरदस्ती कम किया है, इसको भी वापस ऐड बैक करिए। ठीक, फिर इन सबको ऐड करने के बाद लेस करना आपको रिफंड ऑफ टैक्स। भाई कभी कंपनी क्या होता है, कंपनी एक्स्ट्रा टैक्स पे कर देती है, क्योंकि कंपनी को हर 3 महीने पे टैक्स पे करना होता है। तो हर 3 महीने पे टैक्स पे करने का मतलब वो अंदाजे में टैक्स पे करती है, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स तो ईयर के लास्ट में बनते हैं। अब कभी क्या होता है, जब लास्ट में जब पूरा कैलकुलेशन होता है, तो अगर ये पता चलता है कि टैक्स कंपनी ने ज्यादा पे कर दिया, तो गवर्नमेंट वो पैसा वापस करती है। लेकिन गवर्नमेंट तुरंत वापस करती नहीं। अब पिछले साल जो हमने टैक्स पे किया होगा, उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमको अगर हमने पे कर दिया है, तो वो इस बार रिफंड होगा। तो इस बार रिफंड होगा तो वो इस बार के प्रॉफिट को जबरदस्ती बढ़ा रहा है। पैसा पिछली बार का है और इस साल के प्रॉफिट को जबरदस्ती बढ़ा रहा है। तो हम क्या करेंगे? कम कर देंगे, लेस कर देंगे इसको। इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स। बात समझ में आई? ये पूरा चीज निकलेगा। यहां से निकलने के बाद इसको पुट करेंगे हम यहां पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो ये हमने निकाला है यहां पे पुट करेंगे यहां पे, ठीक। यहां पे हम इसको ये वाले अब कॉलम में यहां पे पुट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। उसके बाद हम शुरू करेंगे, ऐड करेंगे कौन सी चीजें। अब याद रखो, इसके बाद हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। यहां इतना लिखने के बाद हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट। कैसा एडजस्टमेंट? जो भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हमारे यहाँ पे क्या हुए हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात कर रहा हूं, जिसने प्रॉफिट को क्या किया है, बढ़ाया है, घटाया है, उसका एडजस्टमेंट करना है। भाई नॉन कैश का मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो एक्चुअली में पे ऑफ नहीं हुए हैं, जबरदस्ती हमारे प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। इन एक्सपेंसेस से हमारा प्रॉफिट जबरदस्ती कम हुआ है तो इनको ऐड बैक करेंगे। और ऐसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो एक्चुअली में ऑपरेशन का पार्ट नहीं होते, बिजनेस ऑपरेट करते वक्त नहीं खर्च होते, उनसे भी हमारा प्रॉफिट जबरदस्ती कम हुआ होगा, उनको भी ऐड बैक करेंगे। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जिनसे हमारा प्रॉफिट जबरदस्ती बढ़ रहा होगा, उनसे हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्योंकि हमको चाहिए कौन सा प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, पता करने के लिए कि एक्चुअली में ऑपरेटिंग यानी ऑपरेट करते हुए बिजनेस हमारे पास कितना एक्चुअल में कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है, ठीक। तो इनमें क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है। इंटरेस्ट पेड, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी नॉन ऑपरेटिंग लॉस है, ठीक है। वहीं अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी हो सकती है, डिविडेंड रिसीव्ड, अगर कोई डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं हम, किसी और कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, उस पर जो हमें कुछ मिल रहा है पैसा, एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, तो वो भी हमारा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर कोई एसेट बेचते वक्त हमको प्रॉफिट हो रहा है तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अगर हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया और इंटरेस्ट पा रहे हैं तो ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है, लेस करना है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक करना है। बात समझ में आई? ये काम आपको करना पड़ेगा कब, नेट प्रॉफिट लिखने के बाद। जैसे इन काम को पूरा करेंगे तो आपका निकल के क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये निकल के आएगा, ठीक है। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल वो डे टू डे अमाउंट होता है जिससे हम बिजनेस को रन करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये चीज मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, अगर आप बिजनेस में रन कैसे करोगे बिजनेस को, जब करंट एसेट परचेज करके लाओगे, करंट लायबिलिटीज का पे ऑफ करोगे, ठीक है ना। तो करंट एसेट लेके आओगे तभी तो बिजनेस रन करो, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की हेल्प से तो बिजनेस रन होता है। तो ये इसके लिए पैसा कहां से लाओगे, कैश तो लाओगे, इसी को बोलते हैं, इस पैसे को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब क्या होता है कि अगर हम करंट एसेट कोई परचेज करते हैं, सपोज मान लो मैंने स्टॉक इन्वेंट्री परचेज किया, ठीक, स्टॉक परचेज किया, तो जब स्टॉक परचेज करता हूं फिर उसको कन्वर्ट करूंगा फिनिश गुड्स में, फिर उसको सेल करूंगा, तब तक हमारा क्या हुआ, तब तक हमारा वर्किंग कैपिटल क्या हुआ, ब्लॉक हुआ, पड़ा है कि नहीं पड़ा हुआ है, पड़ा है कि नहीं ब्लॉक। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम करंट एसेट को परचेज कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो उसका मतलब हम अपने वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक कर रहे हैं कि नहीं। और वही जब करंट एसेट कम होती है यानी बिक रही होती है, ऑब्वियस सी बात है, जब हम इन्वेंट्री को सोल्ड कर रहे होते हैं मार्केट में फिनिश गुड्स बना के, तो यही वर्किंग कैपिटल वापस क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। तो हमें इन्हीं चेंजेस को क्या करना है, अपने इनफ्लो आउटफ्लो के हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे यहां बोला गया कि अगर हमारी करंट एसेट घटती है, ठीक है, डिक्रीज होती है, ठीक, तो इसका मतलब हम इनफ्लो मानेंगे। इनफ्लो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि करंट एसेट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, पैसा आ रहा है बिजनेस में, इन्वेंट्री सोल्ड हो रही है, डेटर्स पैसा वापस कर रहे हैं, तो इनसे क्या होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, हम काम, यानी ये इनफ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है, पैसा आ रहा है, ये इनफ्लो की तरह ट्रीट किया जाएगा। अगर हमने करंट लायबिलिटी का पेमेंट नहीं किया तो भी इनफ्लो है, भाई लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहां जा रहा है, बिजनेस से बाहर, तो इसको भी एज ए इनफ्लो ट्रीट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर हमारी करंट एसेट बढ़ रही है बिजनेस में, ठीक है, बढ़ने का मतलब करंट एसेट और ज्यादा बढ़ गई है और आप परचेज कर रहे हो करंट एसेट, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रहा है और ये फंड का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक। और वहीं अगर आपने करंट लायबिलिटीज को डिक्रीज किया यानी घटाया, तो डिक्रीज करने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, डिक्रीज करने का मतलब है कि आपने पेमेंट किया करंट लायबिलिटी का, और पेमेंट किया तो पेमेंट का मतलब आपने कैश का आउटफ्लो किया है, इसीलिए ये चीजें लेस होती है।
तो कहोगे सर क्या सिर्फ हेडिंग दिखा काम हो जाएगा? नहीं, हेडिंग के नीचे कौन से एसेट या कौन सा एसेट डिक्रीज हुआ, कौन सा एसेट इंक्रीज हुआ, कौन सी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, कौन सी लाइबिलिटी एसेट इंक्रीज हुई, इन सब का आपको नीचे इनके हेड के नीचे दिखाना पड़ेगा और वो अमाउंट टोटल करके आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक, ऐड और लेस का टोटल करके जो भी नेक्स्ट, यानी ऐड ज्यादा है तो ऐड में से अब लेस माइनस करके जो भी आएगा रिजल्ट वो यहाँ पे आप शो करेंगे। ठीक, इस जगह पे शो करेंगे। ठीक, अब या इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप लेस का टोटल, जो ऐड का टोटल अलग कर लीजिए और लेस का टोटल अलग कर लीजिए और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका यहाँ पे इन दोनों का इस टोटल में से, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में से एडजस्ट होगा। एडजस्ट होने के बाद क्या निकल के आएगा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये चीज निकल के आएगी। अब इसमें से लास्ट काम क्या करना है? इनकम टैक्स पे करना है। भाई इनकम टैक्स पे करना भी हमारे लिए ऑपरेशन का पार्ट है, यानी जो गवर्नमेंट, जो कंपनीज टैक्स पे करती हैं, ठीक है, जो बिजनेस टैक्स पे करता है वो भी हमारा ऑपरेशन का पार्ट है। तो टैक्स पेड आपको इसमें से माइनस करना है, जो भी निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका क्या? कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड। अगर आंसर पॉजिटिव है, अगर आंसर पॉजिटिव है, ठीक, पॉजिटिव आंसर है तो कैश फ्लो। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम, अगर आंसर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड हो जाएगा। ठीक, अगर पॉजिटिव है तो कैश फ्लो फ्रॉम, अगर नेगेटिव है तो कैश यूज्ड। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? यानी और उल्टा पैसा लगा। यहां तक मेरे ख्याल से मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक, अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, लेकिन इसको बनाने से पहले हम जरा एक और टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है, वो क्या है अभी उसकी बात करें। दैट इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक मैक्सिमम बच्चों को फंसाता है। ठीक, अब प्रोविजन क्या है आप जानते हैं? प्रोविजन क्रिएट क्यों किया गया? ये प्रोविजन मेनली क्रिएट किया गया किसके लिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्रिएट किया गया ये प्रोविजन, और मेनली ये प्रोविजन बनाया क्यों जाता है? टैक्स के पेमेंट के लिए प्रोविजन बनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम प्रोविजन की बात करें, प्रोविजन फॉर टैक्स की, तो 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविजन फॉर टैक्स के। ये 3 केसेस आपको समझने होंगे, क्योंकि यही 3 केसेस क्या करते हैं? एग्जाम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो पहला केस क्या कह रहा है? पहला केस ये कह रहा है कि अगर प्रोविजन फॉर टैक्स सिर्फ दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ अमाउंट दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, तो इसी प्रोविजन फॉर टैक्स को जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहे थे, कैलकुलेट करते वक्त ऐड बैक करते, मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ठीक है, और इसी प्रोविजन फॉर टैक्स को ही टैक्स पेड मान के, क्या मान के? टैक्स पेड मान के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करते हैं। क्या करते हैं? लेस करते हैं। उनको बताया तो क्या करते हैं? लेस करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या करते हैं? इसी को टैक्स पेड मान के लेस करते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर सिर्फ आपको क्या दिया? प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन एक केस और है। केस क्या कह रहा है? अगर केस नंबर 2 की जब बात करें तो आपको क्या दिया है? प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस दिए हुए हैं। बैलेंसेस का मतलब क्या? यानी एग्जांपल ले लो, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स इस तरीके से दिया होगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस और करंट ईयर बैलेंस, दोनों साल के बैलेंसेस आपको दिए होंगे। ठीक है, अगर दोनों साल के बैलेंसेस आपको दिए हैं तो इस केस में क्या करेंगे भैया? इस केस में ये करेंगे, जो करंट ईयर बैलेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, जो करंट ईयर बैलेंस होगा उसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स मानेंगे और उसको हम ऐड बैक करेंगे। कब? जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर बैलेंस है, प्रीवियस ईयर बैलेंस को हम टैक्स पेड मानेंगे और इसको लेस करेंगे। कहां से? नेट प्रॉफिट यानी सॉरी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त हम इसको क्या करेंगे? हम इसको लेस करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? यहां मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं तो केस नंबर 2 में यही है कि आपको 2 साल के बैलेंसेस दिए होंगे। प्रीवियस करंट ईयर बैलेंसेस को हम करंट ईयर वाले बैलेंस को मानेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और इसको ऐड बैक करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते वक्त, और प्रीवियस ईयर बैलेंस को हम टैक्स पेड मानेंगे और इसको लेस करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते वक्त। बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? यहां तक मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको बात क्लियर हो गई।
अब थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस आपका जो दिया है, थर्ड केस कह रहा है जब आपको बैलेंसेस दिए हो प्रोविजन फॉर टैक्स के, जैसे पिछले केस में बैलेंसेस दिए थे वैसे बैलेंसेस दिए हो, लेकिन बैलेंसेस के साथ साथ एक चीज और दी हो, दैट इज एडिशनल पॉइंट में आपको एक पॉइंट दिया होगा, चाहे ये दिया होगा पॉइंट नंबर ये या ये, दोनों में से कोई एक पॉइंट दिया होगा, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर इन दोनों में से, और यहां मैंने इसीलिए वर्ड लगा दिया और का मतलब है इन दोनों में से कोई एक पॉइंट दिया होगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं सोचना है, सीधे आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक पॉइंट दिया होगा प्रोविजन मेड या टैक्स पेड, तो आपको सिंपली प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा तो बनाने का फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ बना दिया था। प्रोविजन फॉर टैक्स है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक में है, थोड़ा सा गड़बड़। प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ पे ये क्रेडिट से यहाँ पे होगा, ठीक है, जो क्रेडिट साइड है वो यहाँ होगा, ठीक है, ये चीज प्रोविजन फॉर टैक्स बीच में होगा। अब प्रोविजन एक लायबिलिटी, हमने आपको बताया था, अगर प्रोविजन एक लायबिलिटी है तो शुरुआत किधर से होगी, प्रोविजन की शुरुआत होगी आपकी क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड में आप प्रीवियस ईयर का बैलेंस उतारेंगे, फिर करंट ईयर का बैलेंस इधर उतारेंगे, क्या कहते हैं, डेबिट साइड में। और अगर आपको दिया है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर ये पहला पॉइंट दिया है आपको, ठीक है, मेड ड्यूरिंग द ईयर, तो मुझे बताइए प्रोविजन एक गुल्लक है, और गुल्लक मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटी की शुरुआत क्रेडिट साइड में होती है। अगर आप प्रोविजन यानी गुल्लक बढ़ाओगे तो बढ़ाओ किस तरफ, क्रेडिट साइड में, और अगर गुल्लक घटेगा यानी जब टैक्स पे करोगे तो गुल्लक घटेगा, और घटेगा किस तरफ, डेबिट साइड में। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब आप और गुल्लक बढ़ा रहे हो, गुल्लक बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है ना, प्रॉफिट में से तो पैसा निकाल के गुल्लक में डालोगे। तो गुल्लक को बढ़ाया आपने फटक से, और यहाँ 50,000 से। अब मुझे एक चीज ये बताओ, साल भर की शुरुआत में, साल की शुरुआत में 50,000 पड़ा हुआ था, 50,000 आपने और गुल्लक में डाला, तो अब मुझे बताइए अगर 50-50 दोनों डालोगे तो बैलेंस तो होना चाहिए 1 लाख। कितना होना चाहिए यहाँ पे, 1 लाख होना चाहिए, ठीक, यहां पे भी 1 लाख होना चाहिए, लेकिन बच कितना रहा है जरा बताइए, मुझे बताइए कितना बच रहा है। जब आप चेक कर रहे हैं यहां पे तो बच कितना रहा है, बच रहा है 60,000। कितना बच रहा है, 60,000। इसका मतलब गुल्लक में से कुछ गया है, और किस नाम से गया होगा, टैक्स पेड के नाम से। तो यहां टू बैंक बैलेंसिंग फिगर या ब्रैकेट में डाल सकते हैं टैक्स पेड 40,000। अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया है तो ऑब्वियसली बात, पहले आप यहां उतार दीजिए टैक्स पेड यानी बैंक पेमेंट के नाम पे। आप खुद चेक करिए कि पिछले साल की शुरुआत में 50,000 था और आपने 40,000 का टैक्स पे कर दिया, तो बचना चाहिए 10,000, लेकिन यहां दिख रहा है 60,000। इसका मतलब आपने इस साल और गुल्लक में पैसा ऐड किया है, कहां से, प्रॉफिट में से, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब ये जो अमाउंट निकला है ना, ये और ये अमाउंट, इन दोनों में याद रखिएगा, इसको इस बार के इस साल प्रोविजन मानेंगे, मैंने लिखा ना, जो आप निकालोगे यानी सिंपली हमको यहाँ प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये जो अमाउंट आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जा रहा है ये इस साल का प्रोविजन है, ये ऐड होगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, और ये जो पेमेंट आपने किया टू बैंक का इसको मानते हैं टैक्स पेड, और ये आपका कब, जब आप लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा रहे हो टैक्स पेड के नाम से, वो यहाँ पे यही अमाउंट शो होगा। क्लियर आपको, नहीं क्लियर, ये 3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे काफी आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देख लीजिएगा, रिवाइंड करके चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट आपका है इसी में, अब बात करते हैं, जरा क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, वो 1 लाख देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने इसीलिए ऑपरेटिंग का उठा लिया, अच्छा सवाल है, लगभग सब कुछ कवर्ड है इसमें, कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, लगभग सब कवर्ड है, 1-2 पॉइंट जो अगर छूट गए होंगे तो वो चलिए, वो तो आगे क्वेश्चंस में कवर हो जाएंगे, जब हम फुल फ्लैश पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें कवर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, शेयर कैपिटल आपका पिछले साल 4 लाख था, इस साल 4 लाख है, पिछले साल 3 लाख था। अब यहाँ देखिए इस ईयर को देखना है, ये ईयर, ये इस ईयर को जरूर ध्यान रखिएगा जब भी क्वेश्चन लगाते हैं वक्त कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि क्या करते हैं, ईयर को ट्विस्ट कर देते हैं, जैसे करंट ईयर यहाँ पहले दे दिया, प्रीवियस ईयर बाद में दिया, कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देते हैं, प्रीवियस ईयर पहले दे देते हैं, करंट ईयर बाद में दे देते हैं।
तो इनको जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो इसमें आपकी गलतियां हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप फिर क्या करो, करंट या प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस में पिछले साल 80,000 था, इस साल 1,70,000 है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अब देखिए यहाँ पे जो नोट लिखा है ना, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइएगा, जिस बैलेंस शीट के सामने, हेड के सामने नोट नंबर पड़ा हो, इसका मतलब आपको नोट्स टू अकाउंट भी दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो नोट्स टू अकाउंट पहले देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिना नोट्स टू अकाउंट देखे इनको हेड को डायरेक्टली सॉल्व मत करिएगा, वरना गलत कर दोगे। तो ये जो नोट नंबर दिया है उससे नोट जरूर देख लीजिए, कौन से नोट्स टू अकाउंट में दिए हैं, क्या क्या चीज़ें दी हैं, उसके हिसाब से ही आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे सॉल्यूशन करिएगा, वरना गड़बड़ कर दोगे। क्योंकि बहुत सारे हेड्स को डिस्क्राइब किया जाता है नोट्स टू अकाउंट में, और आप अगर नोट नहीं देखोगे तो फिर आप गड़बड़ जरूर करोगे। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस बार फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पिछले साल 1 लाख था, इस बार 1,50,000 है। फिर आपकी बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज में, ट्रेड पेबल्स पिछले साल 60,000 थे, इस बार 40,000 है। एसेट्स फिर लाइबिलिटीज का टोटल, फिर एसेट्स में फिक्स एसेट्स दिया है, पिछले साल 3,30,000 था, इस बार 5,50,000 है। ठीक है, और ऐसे ही फिर पिछले साल नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000 था, इस बार कितना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इस बार नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 50,000 है। ठीक है, और पिछले साल आपका ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं तो पिछले साल ट्रेड रिसीवेबल 1,14,000 के थे, इस साल 83,000 के हैं, यानी पिछले साल 1,14,000 के थे, इस बार 83,000 के हैं। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस की बात कर रहे हैं, जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, पिछले साल 56,000 था और इस बार 77,000 है। ठीक, ये आपका पूरा सवाल है। इसके बाद नोट्स टू अकाउंट की बात कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट में आपका पहला दिया है रिजर्व एंड सरप्लस में, पहला जनरल रिजर्व, पिछले साल आपका 1 लाख था, इस बार 1,20,000 है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो इस बार तो प्रॉफिट है, पिछले साल आपको लॉस था 20,000 का। ठीक, वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो उसमें 9% डिबेंचर दिया है, पिछले साल 1 लाख था, इस बार 1,50,000 है। फिक्स एसेट्स में मशीनरी दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है 7, मशीनरी की वैल्यू पिछली बार 4,40,000 थी, इस बार 7 लाख है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का पिछली बार 1,10,000 था, इस बार 1,50,000 है। और लास्ट में एक पॉइंट दिया है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज 8% पर एनम, यानी इंटरेस्ट है आपको, जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 8% पर एनम के हिसाब से। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सॉल्व करते हुए जरा ध्यान से देखिएगा पूरा पॉइंट, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक एक चीज, और उसी के हिसाब से आपको लेके चलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन देखते रहिएगा ढंग से, और इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम सीधे सॉल्यूशन पे ही काम करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम चीजें आपकी कवर करा देगा। चलिए, तो फिर हम शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग पड़ी हुई है। ठीक, अब फटाफट इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, जब इसके फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या रखते हैं इसमें, सबसे पहले इसको ऐसे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने से पहले, हाँ, इसके लिए आपको एक नोट बनाना पड़ेगा। नोट मैंने आपसे बताया था, नोट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉफिट, पिछले साल का प्रॉफिट कितना दिया था, पिछले साल का प्रॉफिट आपको दिया था, सॉरी पिछले साल तो लॉस हुआ था। ठीक है, तो वही टेबल बनाएंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने वाली टेबल। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की टेबल क्या रहेगी, यहाँ पे मैं छोटा सा बना देता हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए पहले करंट ईयर माइनस
प्रीवियस ईयर, मैंने आपको बताया था। अब करंट ईयर तो भाई आपको दिया है कितना, करंट ईयर आपको दिया है 50,000, ठीक। और प्रीवियस ईयर, अब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता ना, तो प्रीवियस ईयर आपको दिया है -20,000। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस तो ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस बन गया प्लस, तो यानी जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 70,000। कितना आएगा? 70,000। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आपका होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर आपका 50,000 दिया था, प्रीवियस ईयर आपका -20,000 दिया हुआ है। अब ये जो माइनस का है, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 50 प्लस 20 यानी 70,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब इसमें ऐड क्या करोगे, अब जो जो क्वेश्चन में आपको दिया है वो चीजें ऐड करते जाओ। क्या ऐड करोगे? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर किया आपने जनरल रिजर्व में? अगर देखा जाए तो जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया, पिछले साल 1 लाख था, इस बार 1,20,000 है, यानी आपने कितना, करीबन 20,000 आपने जनरल रिजर्व में क्या किया है, ट्रांसफर किया है। कितना ट्रांसफर किया है? 20,000। और इस बार आपने प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, तो फिर नहीं मानेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स कुछ नहीं है। तो टोटल आपने इस बार का जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी आपका जो निकला है वो आपका आया है 90,000। कितना आया है? 90,000। इसी 90,000 को उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 90,000 आ गया, ध्यान रखिएगा। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एडजस्टमेंट करना है, ठीक। अब एडजस्टमेंट किसका करना होता है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड में क्या क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या दिया आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की जब बात करते हैं तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग में आपको दिखे रखा है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ पे पिछले साल आपका 1,10,000 था, इस बार 1,50,000। प्रोविजन, जहां वर्ड प्रोविजन का मतलब दिया हो, मान लीजिए गुल्लक दिया है, अब डेप्रिसिएशन को आप हर साल इकट्ठा कर रहे हैं, पिछले साल 1,10,000 था, इस बार 1,50,000। इसका मतलब इस साल आपने डेप्रिसिएशन के नाम से कितने रुपए, डेप्रिसिएशन के नाम से इस बार आपने करीबन कितने, 40,000 रुपए आपने डेप्रिसिएशन के नाम से आपने प्रॉफिट में से एडजस्ट किए होंगे, जो कि हम ऐड बैक करेंगे। और कुछ दिया है, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस हो गया। नॉन कैश एक्सपेंस में और कुछ, हाँ, नॉन कैश एक्सपेंस में एक चीज और, इंटरेस्ट आपने पे किया, डिबेंचर पे आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक। तो इंटरेस्ट आपने पे किया डिबेंचर पे। अब डिबेंचर पिछले साल हमारे पास थे 1 लाख के, इस बार हो गए 1,50,000 के, बढ़े भी डिबेंचर हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि अगर डिबेंचर आपके बढ़े हैं, पिछले साल आपके डिबेंचर थे 1 लाख के और इस बार हो गए 1,50,000 के, यानी 50,000 से जो डिबेंचर आपके बढ़े हैं, उन डिबेंचर के बढ़ने से, ठीक है ना, उस डिबेंचर के बढ़ने की डेट आपको दी नहीं गई क्वेश्चन में। मान लो अगर दी गई हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी है तो फिर डेट आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि पुराने डिबेंचर तो साल भर रहे, लेकिन जो नए डिबेंचर आए वो डिबेंचर कब आए नहीं पता हमको, तो हम एजम्पशन कर लेते हैं कि मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन में एज्यूम कर रहा हूं 1 अप्रैल को आया, ठीक है ना। 1 अप्रैल को हमने, यानी ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल 2017 में ही हमने डिबेंचर क्या किया, इशू कर दिया पहले दिन। तो अगर पहले दिन ही ईयर की शुरुआत पे डिबेंचर इशू कर दिया तो इन पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यानी टोटल इंटरेस्ट जो हम पे करेंगे वो पे करेंगे कितने पे, 1,50,000 पे कितने परसेंट, 9% हम पूरा इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 13,500। बात समझ में आई? क्लियर?
अब ये आपकी होता है, आप चाहो तो एजम्पशन ले लो कि जो एडिशनल डिबेंचर इशू किया है वो साल के एंड में किया है, तो साल के एंड पे अगर डिबेंचर इशू किया तो उन पे तो इंटरेस्ट देना नहीं, तो फिर इंटरेस्ट किस पे दोगे, ओपनिंग बैलेंस पे दोगे, दैट इज 1 लाख का 9% या 9,000। ये आपकी एजम्पशन है, आप क्या लेके चलते हो, ठीक, आप पे ही है। लेकिन हाँ, ये वैलिड एजम्पशन आपको क्वेश्चन में आंसर सॉल्यूशन करने के बाद नीचे नोट में डालना पड़ेगा, वरना एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सॉल्यूशन हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। वैलिड एजम्पशन ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा मेरे ख्याल से मुझे और कुछ चीज़ दिख नहीं रही है, ठीक। तो अब इसके बाद लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में एक ही चीज़ दी है, वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे रिसीव किया होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया होगा इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव किया है वो कितना, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 8% पर एनम, ठीक है ना। तो 8% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था। अब ये अब किस पे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस पे निकालेंगे, क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस था आपका 40,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया 50,000। तो क्या करें इसमें, इसमें भी सेम एजम्पशन जैसे मैंने इंटरेस्ट वाले पे लिया था वही एजम्पशन यहाँ पे भी लेंगे मैं। यहाँ पे मैं मानूंगा कि जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो ईयर की शुरुआत में किया है। तो अगर ईयर की शुरुआत में किया है तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वो अमाउंट भी मेरे मतलब इंटरेस्ट मिलेगा मुझे क्लोजिंग अमाउंट पे, क्योंकि वो अमाउंट भी साल भर उस इन्वेस्टमेंट के नाम पे था। तो 50,000 का 8%, 8% कितना निकलेगा 50,000 का, यानी आएगा 4,000 रुपए, ठीक। इसको हमें लेस करना है, तो यहाँ पे लेस के नाम पे अब ये आप लाइन खींचिए फटाफट, और यहाँ लेस के नाम से यहाँ पे टोटल दिखाइए जरा कितना होगा, 40 10 50, ठीक। तो 50 और यहाँ 53, तो ये 53 में से तो ये चला गया 500 और, तो यहाँ यानी जाएगा तुम्हारा 49,500, ये आएगा आपका अमाउंट, ठीक। जैसे ही ये अमाउंट ऐड करोगे 90 + 49, तो ये आ जाएगा आपका कितना, जोड़िए 139,500, ये आपका आ जाएगा क्या, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WC चेंजेस, शॉर्टकट में डाल दिया मैंने, ठीक। अब इसमें क्या करोगे, अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करोगे, और वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि ऐड करते हैं और लेस करते हैं, ठीक है। ऐड और लेस, ऐड किसे किसे करेंगे, मैंने आपको बताया था ऐड किसे करेंगे, ऐड करते हैं अगर कोई करंट एसेट, यानी यहाँ पे इंक्रीज सॉरी डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और लेस करेंगे फिर इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दो चीजें। अब क्वेश्चन में जरा चेक करते हैं फटाक से। तो करंट एसेट भी हमारी एक दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि कैश इन जो कैश इक्विवेलेंट है वो कभी भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता। यहाँ पे कैश इन कैश इक्विवेलेंट को हमेशा अलग रखा गया है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश है तो उसको वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं माना जाता। आप मेनली उसके अलावा जो भी करंट एसेट दी हैं वो आपको देखनी है। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल एक ही करंट एसेट दी है, दैट इज योर ट्रेड रिसीवेबल, और ये ट्रेड रिसीवेबल घट रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ मैंने शॉर्टकट में डाला ट्रेड रिसीवेबल, और ये कितने से घट रहा है, पिछले साल हमारा था 1,14,000 और इस बार हो गया 83,000। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा कि पिछले साल अगर 114 था तो यानी 114 से तो वो घटा, और इधर तुम्हारा 17, यानी कितना हो जाएगा टोटल 17, और यहाँ पे 17 और 14 यानी 31,000 से डिक्रीज, कितने से 31,000 सॉरी 31,000 से ये डिक्रीज हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा,
नेक्स्ट आपका करंट लायबिलिटी की बात करते हैं कि आपको करंट लायबिलिटी बढ़ी है, नहीं तो करंट लायबिलिटी बढ़ी तो दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि ट्रेड पेबल्स पिछले साल से 60,000 थे, इस बार 40,000 हो गए, कम हो गए उल्टे, तो यहाँ पे हो गया ब्लैंक। ठीक, अब कोई करंट एसेट क्या बढ़ी है, नहीं, तो यहाँ कर दिया ब्लैंक। क्या कोई करंट लायबिलिटी घटी है, हाँ घटी है, ट्रेड पेबल्स घटा है, कितने से घटा है, 20,000 रुपए से घटा है, 20,000 रुपए से। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रैकेट में रखा और यहाँ पे डैश लगाया, 31 और 20 का डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे आया 11,000 रुपए। 11,000 रुपए आपके यहाँ पे नेट बचे हैं। इनको जब हमने यहाँ जोड़ा इससे, तो ये आ गया तुम्हारा 1,50,500। ठीक, ये आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप कहोगे सर आपने यहाँ टैक्स पेड क्यों नहीं दिखाया, तो भैया टैक्स पेड दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एक्चुअली में टैक्स पेड दिया नहीं है क्वेश्चन में, ना प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है ना टैक्स पेड दिया है। लेकिन ट्रीटमेंट आपको पता है कि अगर टैक्स पेड दिया होता तो यहाँ पे निकल के आता कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस टैक्स पेड, और फिर निकलता कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत? ये आपका है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। ठीक, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, यहां डाल दे रहा हूं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, ये लास्ट में मैंने डाला है, नॉर्मली पढ़ता नहीं लेकिन मैंने यहां डाल दिया, इसको बोलते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये पूरा सवाल था आपका। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक, अगर आप कहोगे इसको मैं यहाँ पे इसको साफ साफ को बना दूं, तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बहुत साफ साफ बना दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कैलकुलेशन एक मिनट, बिफोर टैक्स, इसका पूरा टेबल बनता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस। ठीक, जो कि क्या था आपका, अगर मैं वैसे देखूं तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा आपका बैलेंस कितना था प्रीवियस, करंट ईयर था आपका 50,000 माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में दिया था -20,000। ठीक, माइनस माइनस हो जाता प्लस, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था 70,000। बस इसमें ऐड करना था। हमें क्वेश्चन में एक ही चीज दी थी, वो थी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक, कितना दिया था, 20,000 दिया था, तो हमने जो निकाला बैलेंस वो आपका आ गया 90,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका 90,000 आ गया था। यही आज के यहाँ तक देखिए, मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट कराने के लिए मैंने ये पे देखो बता दिया था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन भी रखा कि आपको ढंग से चीज़ समझ में आ जाए। पूरी कैलकुलेशन आपको कराई। ठीक है, और जहाँ तक आपको ये रिवीजन में हेल्प करेगा, अभी मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपको लिए कैश फ्लो फॉर इन्वेस्टिंग का भी इंपॉर्टेंट रखेंगे टॉपिक, फिर फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग बाद एक वीडियो रखेंगे फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए बनाते हुए। ठीक है, बाकी फिर धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें
और अच्छा होता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं। और हाँ, जाते जाते अगर मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हों तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिएगा। लाइक ज़रूर करिए, लाइक करेंगे तो आप जैसे जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं अच्छे से इसको समझना, उन तक ये वीडियो पहुंचती रहेगी। तो लाइक ज़रूर करिए प्लीज़। ठीक, ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। टाटा, बाय बाय।